Wish you a very good morning everyone. Welcome to IES Point. This is दीपाली. हमने अभी तक चैप्टर 9 में पर्यावरण से रिलेटेड हमारे जितने भी टॉपिक्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है. यानी चैप्टर 9 हमारा था पर्यावरण और धारणीय विकास, जिसमें हमने पर्यावरण से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कार्य क्या हैं, इस तरह से हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं. आज से हम अपना दूसरा पार्ट यानी धारणीय विकास को स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें हम धारणीय विकास को जानेंगे. धारणीय विकास क्या है, किस तरह से हम धारणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे. आज का हमारा टॉपिक है धारणीय विकास 9.3. आज हम इसी को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम धारणीय विकास पर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमारे 2 क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, धारणीय विकास लक्ष्य को किस वर्ष Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया. यानी हमारा क्वेश्चन है धारणीय विकास लक्ष्य को किस वर्ष Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया. तो किस वर्ष किया गया था? 2012 में. धारणीय विकास लक्ष्य को 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और ये धारणीय विकास से रिलेटेड भी है. देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन. धारणीय विकास को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है. यानी हमारा जो धारणीय विकास है उसको किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है. तो किस वर्ष तक बनाया गया है? 2030 तक 2030 तक. धारणीय विकास को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है. तो ये 2 थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो धारणीय विकास से रिलेटेड थे. ये हमने कंप्लीट किए. आप चाहें तो उन्हें नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं धारणीय विकास. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि धारणीय विकास क्या है. तो शुरू करते हैं. पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं. अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन को धारण करता है. अतः आवश्यकता है ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो. धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED ने बल दिया, जिसने इसे इस प्रकार परिभाषित किया: ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे. मतलब अगर हम देखें तो हमारा पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये हम सभी जानते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं. पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास, अगर हम देखें जो विकास पर्यावरण के परिणामों की अवहेलना करता है, ऐसा विकास हमारे पर्यावरण का विनाश कर देगा. अब हमें कैसे विकास की आवश्यकता है? अब हमें ऐसे विकास की आवश्यकता है जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो. अब हमें ऐसे विकास की आवश्यकता है जो कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ियों को इतनी सुविधाएं प्रदान करे जो कि हम अभी वर्तमान में जितनी सुविधाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम इतनी सुविधाएं वो हमारी भावी पीढ़ियों को प्रदान करे. ऐसे ही विकास को हम धारणीय विकास कह सकते हैं. आगे धारणीय विकास के अवधारणा पर धारणीय विकास की अवधारणा किसने दी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED. अगर हम धारणीय विकास की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के आधार पर देखें तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे. यानी ऐसा विकास, हम धारणीय विकास किसे कह सकते हैं? ऐसा विकास जो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को, यानी अभी वर्तमान में जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करें.
अभी की लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी पूरी करे अच्छी तरह से। ऐसे विकास को हम धारणीय विकास कह सकते हैं। और ये परिभाषा किसके अनुसार है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED ने बताते हुए धारणीय विकास की ये वाली डेफिनेशन दी। आगे अगर हम देखें, इस परिभाषा को दोबारा पढ़ें, आप देखेंगे कि आवश्यकता और भावी पीढ़ियां ये दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं। परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। सम्मेलन की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर जिसने उपयुक्त परिभाषा दी है। धारणीय विकास की व्याख्या सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की है। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, इसलिए यह एक नैतिक प्रश्न है। एडवर्ड बारबियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है, जिससे संसाधन अपचय, पर्यावरण अपचय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे। मतलब अगर हम इसी डेफिनेशन को फिर से देखें, अब आगे हमें क्या दिया है, अगर हम इसी डेफिनेशन को देखें तो इसमें आवश्यकता और भावी पीढ़ियां ये दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये पूरी डेफिनेशन आवश्यकता और भावी पीढ़ियों से ही बनी। इससे हम समझ सकते हैं कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकता यानी आने वाले समय में जो भावी पीढ़ी है उसे कहेंगे आने वाले समय के लोग, है ना। आने वाली पीढ़ियों को ही भावी पीढ़ियां कहा गया है और उनकी आवश्यकताओं यानी उनकी ज़रूरत की चीज़ों को जो पूरा करे उसे धारणीय विकास इस डेफिनेशन के अनुसार कहा है। आगे परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। इस डेफिनेशन में मतलब क्या था कि आवश्यकता से, भावी पीढ़ियों की आवश्यकता का मतलब क्या से है? संसाधन से, यानी आगे भी संसाधन इसी तरह बने रहें जिस तरह वर्तमान में बने हुए हैं। इस तरह के विकास को धारणीय विकास कहेंगे। अब सम्मेलन की रिपोर्ट, अब दूसरे सम्मेलन की रिपोर्ट, ठीक है। अवर कॉमन फ्यूचर, कौन से सम्मेलन की? अवर कॉमन फ्यूचर सम्मेलन की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर। उन्होंने क्या परिभाषा दी धारणीय विकास की? धारणीय विकास को उन्होंने कुछ इस तरह से परिभाषित किया, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने के रूप में की है। उन्होंने धारणीय विकास की परिभाषा इस हिसाब से दी है कि जो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, सबको एक अच्छा जीवन प्रदान करे और सबको अच्छे अवसर प्रदान करे, ऐसे विकास को उन्होंने धारणीय विकास कहा है। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, इसलिए यह एक नैतिक प्रश्न है। ऐसे विकास को उन्होंने जो सभी की आवश्यकताओं को पूरा करे, पहली चीज। दूसरी, सबका अच्छा जीवन हो और सबको अच्छे जीवन में अवसर प्रदान करे, ऐसे विकास को धारणीय विकास किस रिपोर्ट के हिसाब से कहा है? सम्मेलन की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर के हिसाब से। अब हम आगे देखते हैं, अब किसने डेफिनेशन दी? एडवर्ड बारबियर ने। एडवर्ड बारबियर ने धारणीय विकास की क्या डेफिनेशन दी है, ये हम आगे देखते हैं। अब एडवर्ड बारबियर ने क्या डेफिनेशन दी है, इसको हम देखते हैं। एडवर्ड बारबियर की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। तो एडवर्ड बारबियर के अनुसार ऐसी डेफिनेशन दी गई है, बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के यानी गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में, जैसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल या सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में,
ऐसी व्यवस्थाएं, इन सबको क्या बोला है एडवर्ड बारबियर ने, इन सबको अपनी परिभाषा में लेते हुए इस तरह से अपनी परिभाषा दी है। यानी अगर हम अधिक शब्दों में देखें तो कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीवन निर्वाह साधन प्रदान करना है। यानी अगर हम अधिक स्पष्ट शब्दों में देखें तो क्या है, धारणीय विकास का लक्ष्य क्या है, गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिर स्थायी और असुरक्षित जीवन का निर्वाह करना, साधन प्रदान करना, इसी सबको धारणीय विकास कह सकते हैं। यानी एडवर्ड बारबियर के अनुसार अगर हम धारणीय विकास की डेफिनेशन देखें तो क्या है, गरीबों को अच्छे जीवन प्राप्त हो, उनकी दरिद्रता खत्म हो, उनकी गरीबी खत्म हो, कुछ इस तरह के विकास को धारणीय विकास कहा गया है। किसके अनुसार कहा गया है, एडवर्ड बारबियर के अनुसार, है ना। इस तरह से एडवर्ड बारबियर ने अपनी डेफिनेशन दी है। आगे, जिसने संसाधन अपचय, पर्यावरण अपचय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी भी निर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे। यानी ऐसा ही विकास जो कि जल, आवास, ऊर्जा, भोजन, रोजगार, इन सब में क्या करे, इन सब में निर्धनों की हेल्प करे, है ना, इन सब में विकास हो और गरीबों की हेल्प हो जाए, जिससे ऐसे विकास को धारणीय विकास कहा गया है। किसके अनुसार, एडवर्ड बारबियर के अनुसार। मतलब सीधे शब्दों में एडवर्ड बारबियर के अनुसार धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें सारी जो हमारी संसाधनों की जो होती है ना, जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जिनसे हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, उन सब सुविधाओं का इस तरह से विकास हो कि गरीबी खत्म हो, गरीब लोग परेशान ना हो, उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, उनकी समग्र दरिद्रता खत्म हो जाए और वह एक सुरक्षित जीवन निर्वाह कर सके। ऐसे विकास को एडवर्ड बारबियर ने धारणीय विकास कहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो कि ब्रुटलैंड कमीशन के हिसाब से है। आगे, ब्रुटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। अब ब्रुटलैंड कमीशन, यानी ब्रुटलैंड कमीशन के अनुसार अगर हम धारणीय विकास की डेफिनेशन देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा है, यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया, किस बात पर जोर दिया उन्होंने, कि हमारा नैतिक दायित्व है, यह हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। यानी हम एक आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाले समय की जो पीढ़ी है, उसको हम एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें, है ना। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अभी की जो पीढ़ी है उसके द्वारा आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको एक पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए जो कि साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए, है ना। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। अब जैसे हमें हमारा पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है जो कितना सुंदर है, स्वच्छ है और हर चीज़, हर संसाधन यहाँ पर मौजूद है ना, सभी प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। उसी तरह हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा ही पर्यावरण देना चाहिए जो सभी प्रकार के संसाधनों से भरपूर हो, ना कि उसमें कुछ विसंगतियाँ हो, जैसे कि उसमें कुछ खराबियाँ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों को ऐसा पर्यावरण देना चाहिए जो अच्छी तरह का हो, साफ सुथरा, स्वच्छ और उसमें पर्यावरण का कोई प्रदूषण ना हो।
इस तरह ये डेफिनेशन किसने दी है? ब्रुटलैंड कमीशन ने। ठीक है, आगे क्या दिया है? वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे विकास का संवर्धन कर प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का सामंजस्य स्थापित करे, जो कि प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करे। ऐसा पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करे जो प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करे, साथ में वो क्या करे? विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था की पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर अतिरिक्त खर्चे या जोखिम को हटाने के अनुकूल हो। यानी हमें ऐसा पर्यावरण सामंजस्य स्थापित करना है जो अभी सारी संपदाओं का संरक्षण करे, यानी प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करे, और साथ में जो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अतिरिक्त खर्च का जोखिम जो है उसे हटाए। यानी कि ऐसा कोई भी काम हमें अभी नहीं करना चाहिए जिससे आने वाले समय यानी आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी खर्च करना पड़े उस चीज़ को पाने के लिए, है ना। इसलिए हमें संसाधनों का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है, ना कि उन्हें बेस्ट हमें फालतू उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब सबसे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की डेफिनेशन को देखा। उसके बाद हमने एडवर्ड बारवियर की डेफिनेशन को भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने ब्रुटलैंड कमीशन इनकी डेफिनेशन को देख लिया। अब एक और परिभाषा देने आ रहे हैं, वो कौन है? हरमन डेली। अब हम इनके अनुसार भी देख लेते हैं कि धारणीय विकास किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये धारणीय विकास की डेफिनेशन नहीं देंगे, ये बता रहे हैं कि एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री के अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। ये डेफिनेशन नहीं देंगे। अभी हमने एडवर्ड बारवियर ने हमको डेफिनेशन दी, हमने उसको पढ़ा। उसके बाद ब्रुटलैंड कमीशन ने भी हमको डेफिनेशन बताई धारणीय विकास की, हमने उसको भी समझा। लेकिन अब जो हरमन डेली जी है ना, ये क्या बताने वाले हैं? ये हमको ये बताएंगे कि हम धारणीय विकास को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अब परिभाषा में हमने ये तो समझ लिया कि धारणीय विकास होता क्या है। अब इनके अनुसार यानी कि हरमन डेली के अनुसार हम ये समझेंगे कि धारणीय विकास को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण क्षमता से अधिक होती है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाते हैं। क्या होगा कि हमारी जो मानव जनसंख्या है उसको पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ये तो हम सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सबसे बेकार कंडीशन पॉपुलेशन में ही अगर हम देखें तो, है ना। तो हमें धारण क्षमता के भीतर क्या करना होगा? मानव जनसंख्या को हमारे पर्यावरण की धारण क्षमता कितनी है उस अनुसार हमें मानव संख्या यानी हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। पर्यावरण की धारण क्षमता कितनी है? एक समुद्र में जहाज है और वो कितना भार ढो सकता है, ठीक उसी तरह पर्यावरण की धारण क्षमता है ना। वो हमारी जो भी हम प्रदूषण फैला रहे हैं, हम पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को कितना सह सकता है जितनी उसकी धारण क्षमता है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है। अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता, अब हम अगर देखें तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पृथ्वी की धारण क्षमता से बहुत आगे निकल चुकी है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जा रही, जो कि हमें धारणीय विकास से कहाँ ले जा रही है? दूर। क्यों ले जा रही? क्योंकि हमारे पर्यावरण की जो धारण क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है, जिससे क्या होगा? हर चीज़ गड़बड़ होगी, संसाधन में कमी आएगी, पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। इस सब से हम धारणीय विकास से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले किस चीज़ को कंट्रोल करना है? मानव जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। पहली चीज़ हम धारणीय विकास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पहली चीज़ क्या है? पॉपुलेशन। पहले हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, शायद जिससे हम धारणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, प्रौद्योगिकी प्रगति आगात निपुण हो, ना कि आगात उपभोगी। अब हमारी जो प्रौद्योगिक प्रगति है वो आगात निपुण हो, ना कि उपभोगी। यानी कि हमारी जो प्रौद्योगिक प्रगति है जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही यूज करें, ना कि उससे एक्स्ट्रा करें। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की हमें जितनी ज़रूरत है हम उसको उतना ही यूज करें, ना कि उससे अधिक, है ना। क्योंकि अधिक करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम उस चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। आगे तीसरा क्या है?
नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक ना हो। अब नवीकरणीय संसाधनों का जो निष्कर्षण है, यानी नवीकरणीय संसाधन हमारे सारे जिनका हम आसानी से हम जिनको प्राप्त कर सकते हैं, वो किस आधार पर होना चाहिए? धारणीय आधार पर होना चाहिए, ना कि पुनर्सृजन की दर से अधिक ना हो। ठीक है, ये हो गया। चौथा कारण क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन का अपचय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होना चाहिए। गैर नवीकरणीय संसाधन का अपचय दर, यानी गैर नवीकरणीय संसाधनों की जो अपचय दर है वो नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। और पांचवा क्या है? प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए। अब प्रदूषण के कारण जितनी भी यहाँ पर अक्षमताएं उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि हम पहले प्रदूषण फैल रहा है, उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब में सुधार किया जाना चाहिए, यानी प्रदूषण को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। इसमें हमने धारणीय विकास की डेफिनेशन देख ली और हमने ये देख लिया कि धारणीय विकास को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे क्या है हमारा टॉपिक? धारणीय विकास की रणनीतियाँ, है ना। इसमें हम धारणीय विकास की रणनीतियाँ पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना आई होप कि आप लोग इतना अच्छे से समझ गए हो। अगर कोई बात समझ नहीं आती है या कोई टॉपिक या कोई वर्ड कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और शुरू में जो क्वेश्चंस बताए थे दो धारणीय विकास से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। और अगर आपको पता था तो आपकी रिवीजन हो गई, आपके लिए ही अच्छा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।